गुड इवनिंग फ्रेंड्स, बीएस गुरु एजुकेशन की तरफ से आज मैं भूपेंद्र सिंह लेकर आया हूं आपके लिए आपके एग्ज़ाम से संबंधित विशेष समाचारों को, और जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं या इन न्यूज़ के आसपास आपके परीक्षा के प्रश्न बन सकते हैं। चलिए देखते हैं, अपने आज की न्यूज़ की तरफ चलते हैं। पहली न्यूज़ फ्रेंड्स ये है कि नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस यानी एनडीपीएस संशोधन विधेयक 2001 लोकसभा में पेश किया गया। जो एनडीपीएस है ये ऑलरेडी फ्रेंड्स दो 1985 ऑलरेडी लागू है, इसलिए इसे संशोधित करके लोकसभा में 2021 के रूप में इसे विधेयक में लाया गया है। और अभी फिलहाल नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस यानी एनडीपीएस अधिनियम 1985 लागू है। यह अधिनियम मादक औषधि, मनोदैहिक पदार्थ से संबंधित निर्माण, परिवहन और खपत जैसे कार्यों को नियंत्रित करता है। अधिनियम के तहत कुछ अवैध गतिविधियों का वित्त पोषण से जैसे भांग की खेती, मादक औषधि का निर्माण या उससे जुड़े व्यक्ति को शरण देना एक प्रकार का अपराध है। इस अपराध के दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को 10 से 20 वर्ष का कठोर, कम से कम 1 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यह नशीले पदार्थों और मनोदैविक पदार्थों के वैधानिक अवैधानिक व्यापार से अर्जित या उपयोग की गई संपत्ति को जब्त करने का भी प्रावधान करता है। यह कुछ मामलों में मृत्युदंड का भी प्रावधान करता है। जब एक व्यक्ति बार बार अपराधी पाया जाता है तो इसे अधिनियम के तहत वर्ष 1986 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन भी किया गया यहाँ पर। तो ये न्यूज़ फ्रेंड्स काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड, क्योंकि ये एक न्यू बिल है जो कि संसद में आया हुआ है। इस समय संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। तो अगली न्यूज़ है फ्रेंड्स, रूस के जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर आए। दोनों देशों के मध्य बैठकों में कई समझौते और हस्ताक्षर किए गए। बैठक महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ दोनों देशों के विदेश मंत्रियों और रक्षा मंत्रियों के बीच 2+2 मीटिंग यानी बैठक हुई। अप्रैल 2021 भारत और रूस के बीच एक आम सहमति विकसित करने के लिए दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने एक दूसरे की चिंताओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों को संबोधित किया। भारत और रूस की ये पहली 2+2 वार्ता है। यह दोनों देशों के विदेश मंत्रियों और रक्षा मंत्रियों की मध्य पहली 2+2 बैठक है। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, क्वाड अर्थात क्वाड के सदस्य देशों अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ 2+2 प्रारूप बैठकों का आयोजित किया गया है अब तक। काला श्रीको राइफल्स पर समझौता भी हुआ है इसमें, जिसे हम AK-203 कहते हैं। दोनों पक्षों के मध्य अमेठी उत्तर प्रदेश में एक संयुक्त उद्यम के तहत 60 लाख AK-203 राइफल्स के निर्माण के लिए 2 अनुबंधों पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। तो इस तरह से काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है फ्रेंड्स। भारत में ही AK-203 बनाई जाएंगी। अगली रिपोर्ट है विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 जारी हुई है। भारत अब दुनिया के सबसे असमान देशों में एक है। यह रिपोर्ट वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब द्वारा जारी की जाती है। विश्व असमानता रिपोर्ट वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब द्वारा जारी की जाती है, जिसका उद्देश्य वैश्विक असमानता, गतिशीलता और अनुसंधान को बढ़ावा देना है। यह रिपोर्ट वैश्विक असमानताओं को ट्रैक करने के लिए अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान प्रयासों का सबसे अपडेटेड संश्लेषण प्रस्तुत करती है। भारत विशिष्ट निष्कर्ष संपत्ति का कुछ विवरण है, देखते हैं। भारत एक गरीब और अत्यधिक असमान देश है।
शीर्ष 1% आबादी के पास वर्ष 2021 में कुल आय का पांचवां हिस्सा मौजूद था और नीचे के आधे हिस्से के पास मात्र 13% हिस्सा था। भारत द्वारा अपनाए गए आर्थिक सुधारों और उदारीकरण के ने अधिकतर शीर्ष 1% को लाभान्वित किया है। घरेलू संपत्ति की बात करते हैं तो भारत में औसतन घरेलू संपत्ति 98 लाख 3010 रुपीज है। यह देखा गया है कि 1980 के दशक के मध्य से लागू की गई उदारीकरण की नीति ने दुनिया में देखी गई आय एवं धन की असमानता में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी की है। यहीं पर अगर असमानता की बात करते हैं तो लैंगिक असमानता की भी बात करते हैं। इस रिपोर्ट में महिला श्रम का हिस्सा 18% के बराबर है, जो कि एशिया में औसत 21% चीन को छोड़कर से काफ़ी कम है और यह दुनिया में सबसे कम से कम में से एक है। कार्बन इनइक्वलिटी की बात करते हैं यदि, तो न्यू कार्बन उत्सर्जक है भारत। ग्रीन हाउस गैसों के प्रति व्यक्ति और औसत खपत सिर्फ 2 CO2 के बराबर है। कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य या CO2 एक सामान्य इकाई में विभिन्न ग्रीन हाउस गैसों का वर्णन करने के लिए एक शब्द है। ये स्तर आमतौर पर उप सहारा अफ्रीकी देशों में कार्बन पदचिह्नों की तुलनीय है। भारत में आबादी के निचले 50% में मौजूद एक व्यक्ति यूरोपीय संघ में निचले 50 में से व्यक्ति की तुलना में 5 गुना और अमेरिका में के निचले 50 की तुलना में 10 गुना कम उत्सर्जन करता है। निजी संपत्ति के मामले में बात करते हैं तो चीन और भारत जैसे विकासशील देशों में निजी संपत्ति में वृद्धि हुई है। चीन में हाल के दशक में निजी संपत्ति में सबसे अधिक वृद्धि हुई और इस समय के दौर में भारत में भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में निजी संपत्ति में वृद्धि हुई है। तो इस न्यूज़ के साथ ही देखते हैं एक अगली इससे संबंधित कुछ रिपोर्टें हैं। इंडिया इनइक्वलिटी रिपोर्ट 2021 ऑक्सफैम इंडिया द्वारा जारी की जाती है। ये इंडिया की इनइक्वलिटी रिपोर्ट है फ्रेंड्स। ऑक्सफैम इंडिया द्वारा इसे जारी किया जाता है। इंडिया इनइक्वलिटी रिपोर्ट 2021 इंडियाज इन इक्वल हेल्थ केयर स्टोरी यानी इंडिया इनइक्वलिटी रिपोर्ट 2021 शीर्षक वाली रिपोर्ट से पता चलता है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक असमानताएं व्याप्त हैं और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की अनुपस्थिति के कारण हाशिए पर रहने वाले समुदाय के स्वास्थ्य परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। अभी हमने थोड़े दिन पहले ही अपनी न्यूज़ में बहुआयामी गरीबी सूचांक यानी MPI के विषय में भी बात किया था। भारत इस MPI को मल्टीपल पुअर्टी इंडेक्स को UNDP जारी करता है, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी करता है और नीति आयोग द्वारा हाल ही में बहुआयामी गरीबी सूचांक भी जारी किया गया। भारत में प्रत्येक 4 में से एक व्यक्ति बहुआयामी गरीब है। फ्रेंड्स, बहुआयामी गरीब का मीनिंग है कि वो शिक्षा के क्षेत्र में, अपने जीवन प्रत्याशा के क्षेत्र में और इकोनॉमी के क्षेत्र में काफ़ी गरीब है। इन सभी को लेकर के यहाँ पर बात की जा रही है। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस रिपोर्ट को, वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट को जारी करने वाला वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब है। यह दुनिया भर में असमानता के अध्ययन पर केंद्रित एक शोध प्रयोगशाला है। वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब विश्व असमानता रिपोर्ट को जारी करता है। वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब द्वारा जारी किया जाता है, जो वैश्विक असमानता की गतिशीलता पर सबसे व्यापक सार्वजनिक डेटाबेस है। यह साक्ष्य आधारित शोध के माध्यम से दुनिया भर में असमानता की गतिशीलता को समझने में मदद करने हेतु एवं प्रतिबद्धता सामाजिक वैज्ञानिकों को एक मंच प्रदान करता है।
इसका मिशन है विश्व असमानता डेटा का विस्तार करना, वर्किंग पेपर्स, रिपोर्टर्स और मेथडोलॉजिकल हैंड बुक्स का प्रकाशन करना, अकादमिक परिप्रेक्ष्य, परिक्षेत्र और सार्वजनिक संवाद में प्रसार करना इसके उद्देश्य हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स अभी आप लोगों को मैंने बताया कि वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट जारी करता है वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब। तो इसी के साथ अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष की शुरुआत में जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 की रिपोर्ट में भारत का दर्जा स्वतंत्र से घटकर आंशिक रूप से स्वतंत्र कर दिया गया। फ्रेंड्स, ये जो रिपोर्ट है फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021, इसमें भारत को स्वतंत्र से घटाकर आंशिक स्वतंत्र के रूप में कर दिया गया है। और इससे मानवाधिकार दिवस के विषय में देखते हैं थोड़ा सा इसी के उपलक्ष्य में। 10 दिसंबर को ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1948 में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा UDHR को अपनाया था। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के तहत मानवीय दृष्टिकोण और राज्य तथा व्यक्ति के बीच संबंध को लेकर कुछ असामान्य बुनियादी मूल्यों को एक सेट पर स्थापित किया गया। 2021 की इसकी थीम है समानता, असमानताओं को कम करना, मानव अधिकारों को आगे बढ़ाना। इसे बात करते हैं, जैसे इसे कहा गया है इक्वलिटी, रिड्यूसिंग इनइक्वलिटीज, एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स। उद्देश्य क्या है इसका? समानता, शांति, न्याय, स्वतंत्रता, मानव गरिमा और सुरक्षा को बढ़ावा देना। प्रत्येक व्यक्ति जाति, रंग, धर्म, लिंग, भाषा, सामाजिक स्थिति के भिन्न होने के बावजूद मानवाधिकारियों के लिए समान है। अगली बात करते हैं अगर कि मानवाधिकार क्या है। मानवाधिकार क्या है? तो सरल शब्दों में कहें तो मानवाधिकार का आशय ऐसे अधिकारों से है जो जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, भाषा, धर्म, किसी अन्य आधार पर भेदभाव किए बिना सभी को प्राप्त होते हैं। मानवाधिकारों में मुख्यतः जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, गुलामी और यातना से मुक्ति का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, काम एवं शिक्षा का अधिकार आदि शामिल हैं। मानवाधिकारों के संबंध में नेल्सन मंडेला ने कहा था, लोगों को उनके मानवाधिकारों से वंचित करना उनकी मानवता को चुनौती देना है। नेल्सन मंडेला जी का यह कथन है कि लोगों को उनके मानवाधिकारों से वंचित करना उनकी मानवता को चुनौती देना है। काफी अच्छा सेंटेंस है। एमनिस्टी इंटरनेशनल की बात करते हैं। यह मानवाधिकारों की वकालत करने वाला कुछ स्वयं सेवक व राष्ट्रीय संगठन है। यह संगठन पूरी दुनिया में अधिकारों के उल्लंघन पर स्वतंत्र रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। एमनिस्टी इंटरनेशनल भारत में मानवाधिकार संवैधानिक प्रावधान है। कुछ देखते हैं कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में उल्लेखित लगभग सभी अधिकारों को भारतीय संविधान में दो हिस्सों मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP में शामिल किया गया है। फंडामेंटल राइट एंड DPSP में मौलिक अधिकार क्या है जरा देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक इसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल है। इसी प्रकार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की यदि बात करते हैं तो हम देखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP को 36 से 51 तक रखा गया है। इसमें सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, काम का अधिकार, रोजगार चयन का अधिकार, बेरोजगारी के विरुद्ध सुरक्षा, समान काम, समान वेतन का अधिकार, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, मुफ्त कानूनी सलाह का अधिकार आदि शामिल है। तो फ्रेंड्स, ये मानवाधिकारों के विषय में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एमनिस्टी इंटरनेशनल रिपोर्ट जारी करता है इसके विषय में।
वैश्विक शस्त्र रिपोर्ट व्यापार रिपोर्ट की बात करते हैं तो वैश्विक हथियारों के व्यापार पर नजर रखने वाला स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार भारत की 3 कंपनियां वर्ष 2020 में संयुक्त हथियारों की बिक्री के मामले में शीर्ष दुनिया की 10 कंपनियों में शामिल हो गई हैं। ये 3 भारतीय कंपनियां हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एचएएल, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज और भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी वेल हैं। वर्ष 2019 में हथियारों की बिक्री के मामले में इन तीनों को शीर्ष 100 में स्थान दिया गया था। अगली न्यूज है मृदा दिवस से संबंधित। विश्व मृदा दिवस हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, केंद्रीय तटीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने 5 दिसंबर 2021 को विश्व मृदा दिवस वर्ल्ड सॉइल डे मनाया। प्रमुख बिंदु हैं इसके कुछ इस तरह के। 2002 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंसेज द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी। खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड सॉइल डे की औपचारिक स्थापना का समर्थन थाईलैंड के नेतृत्व में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने वाले वैश्विक मृदा भागीदारी मंच के रूप में किया। 5 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूएनजीए ने यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूएनजीए ने आधिकारिक WSD यानी वर्ल्ड सॉइल डे के रूप में नामित किया गया। 5 दिसंबर का दिन इसीलिए चुना गया क्योंकि थाईलैंड के राजा भूमिबोल अदुल्यदेज का आधिकारिक जन्मदिवस है, जिन्होंने आधिकारिक तौर पर इस आयोजन को मंजूरी दी थी। आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है फ्रेंड्स, 2004 में एक काफ़ी बड़ी सुनामी का प्रकोप आया था, जो कि काफ़ी हमारे देश या अन्य जगहों पर काफ़ी तबाही मचाया था। तो जानते हैं उसके विषय में। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक वर्ष 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस का आयोजन किया जाता है, जिसका उद्देश्य आम लोगों को सुनामी जैसी घातक आपदा के बारे में जागरूक करना। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस घातक आपदा के कारण पिछली एक सदी में लाखों लोगों की मृत्यु हुई है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार सुनामी शब्द की उत्पत्ति जापान से हुई है। टीसुनामी शब्द की उत्पत्ति जापान से हुई, जहां टीसु शब्द का अर्थ है बंदरगाह यानी हाबर और नामी का अर्थ है लहर। प्रायः तीव्र भूकंप के दौरान समुद्री प्लेट कई मीटर तक खिसक जाती हैं। फलस्वरूप समुद्री तट पर सतह पर जबरदस्त उथल पुथल मच जाती है और इस कारण सागर की सतह पर जल बड़ी बड़ी लहरों के रूप में उठता है। यद्यपि महासागरों में ये बहुत कम ऊंचाई होती है, किंतु जैसे जैसे ये किनारों की ओर बढ़ता है, इनकी ऊंचाइयां और तीव्रता से बढ़ती जाती हैं। यही तीव्र और ऊंची लहरें धरातल पर सुनामी कहलाती हैं। वर्ष 2004 में हिंद महासागर में आई सबसे घातक सुनामी के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। तो इस प्रकार से ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2004 में आई थी। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में 5 नवंबर को मनाया जाता है। और टी सुनामी का मतलब है कि बंदरगाह पर उठने वाली लहरें। तो इस प्रकार से आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है हॉर्नबिल फेस्टिवल की। मैं इसको कई दिनों से चर्चा कर रहा हूँ फ्रेंड्स। ये नागा विरासत की एक विशिष्टता और समृद्धि को संरक्षित करने तथा पुनर्जीवित करने के लिए नागालैंड में प्रतिवर्ष हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस महोत्सव का नामकरण हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर किया गया है। इस महोत्सव की शुरुआत 2000 में की गई थी। यह महोत्सव उस पक्षी हॉर्नबिल को समर्पित है जो अपने भव्यता और सतर्कता के गुणों के लिए जाना जाता है। हॉर्नबिल अरुणाचल प्रदेश और केरल का राजकीय पक्षी है। यह भारतीय महाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है।
IUCN की रेड लिस्ट में इसे सुभेद यानी वर्नरेबल की श्रेणी में रखा गया है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, यदि ये आपके किसी भी एग्ज़ाम में हेल्पफुल लगता है, तो कृपया इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा इसे डिस्ट्रीब्यूट करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं।